जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे पास है इतिहास में इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। अगर इसको हम लोगों ने सही तरीके से अच्छे से समझ बूझ के इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यकीनन कई सारे सवाल क्या हो जाएंगे, यहीं से आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो ऐसे हम लोग एक ही पेपर नहीं, कई पेपर सॉल्व करेंगे। इतिहास का आज सॉल्व कर रहे हैं, कभी भूगोल करेंगे, कभी पॉलिटी का करेंगे, इकोनॉमी का करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। और ऐसा नहीं केवल एक ही करेंगे, एक इतिहास का हो गया दोबारा कर लेंगे, तिबारा कर लेंगे, ऐसे मतलब ये चलता रहेगा। तो हर क्वेश्चन पेपर को क्या करिए, आप अपने से भी सॉल्व किया करिए और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे सॉल्व कर लिया करिए। ध्यान रहे कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आरंभ प्रचंड पे आपको मिल जाएगी, आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये इतिहास का है और इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका है, क्या कहते हैं कि पहला है कि मिलाना है कि ये विद्रोह और आंदोलन है और ये सूची स्थान है। तो कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ, इसको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हम्म तो यह है आपका मोपला विद्रोह। कहाँ पे हुआ था, बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था, पाबना कहाँ हुआ था और एका कहाँ हुआ था। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको। देखिए, मोपला विद्रोह जैसा कि आप लोग को पता है कि ये केरल में, ये क्या हुआ था, ये केरल में हुआ था। और ध्यान रहे कि मोपला वे थे जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में ये लोग अरब से आए थे। क्या आए थे, ये लोग अरब से आए थे। और अरब से आने के बाद ये क्या हुए थे, केरल के इलाके में क्या हुआ था, इन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया था। तो यहाँ पे नंबूर या ये ऐसे करके कुछ जमींदार होते थे, और जमींदार होने के क्या क्या या नायर करके होते थे। इन्हीं के अधीन क्या करते थे, ये खेती का काम करते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, ये बधुआ मजदूरी का भी काम क्या करते थे, यहाँ पे करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी केरल, तो केरल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, यानी कि एक अटू आपका यहाँ पे, यानी दो दो जगह है। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ठीक है, पावना विद्रोह क्या है, ये आपका सीधे बंगाल में हुआ था। ठीक है, और बंगाल में क्या हुआ था कि ये लोग चाहते थे कि हम सिर्फ महारानी की रैयत बन के रहें। ठीक है, इसे कुछ डाटा वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1873 से 1876 के आसपास ये हुआ था। और इसको शुरू किया था यहाँ पे यहाँ के लोगों ने। ध्यान रहे इसको, इसका थोड़ा लिख लीजिए आप लोग। और ध्यान रहे जब भी आप बैठा करिए ना, तो थोड़ा सा पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, कुछ चीज़ें आप लिखा करिए, या आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बन जाएंगे। तो मोपला विद्रोह को थंगला नामक व्यक्ति ने क्या शुरू किया था। और साथ ही साथ इसका और आप देख लें, ये सैयद अलावी, और इसका एक पुत्र था सैयद फजल पुक्वा। और ध्यान रहे 1921 में ये कई बार हुआ, 1836 में भी हुआ है, 1836 में भी हुआ है, और 1836 से 1850 के बीच में कई विद्रोह हुए। फिर 1921 में होता है, और ये क्या हुआ था, जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ इसकी बैठकें हुआ करती थी, और कांग्रेस को क्या था, इसका समर्थन प्राप्त था। ये चीजें यहाँ पे है, ये मोपला विद्रोह के लिए, ये आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब देख लें पाबना विद्रोह के लिए। भाई पाबना विद्रोह क्या है, तो ध्यान है, ये बंगाल के यूसुफ शाही परगना था, बंगाल में एक था। ठीक है, यूसुफ शाही परगना। पाबना बंगाल में ही पाबना था, और पाबना में क्या था, ये यूसुफ शाही परगना था, यूसुफ शाही परगना था। यहीं पे क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। और इसका डेट आप लिख लेंगे 1873 से 1876 तक था। ठीक है, और ये वही हाल, ठीक है, कि भाई जमींदारों के विरोध में था। और ध्यान रहे ये सरकार के, या जो ब्रिटिश शासन था उसके विरोध में ये नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध, ये सिर्फ वहाँ के जमींदारों के विरोध में था। इसलिए यहाँ का एक नारा था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं। ये लाइन जो है, ये कई बार क्या होती है, पूछी यहाँ पे जाती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ है नहीं इसमें। बाद में 1885 के आसपास बंगाल जो काश्तकारी अधिनियम में आता है, उससे चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी सॉल्व हो जाती हैं। तो ये पाबना कहा जाएगा बंगाल पे, सी का 4 क्या हो जाएगा, सी का 4, यानी कि ए का 2 और सी का 4। ठीक है, बिरसा मुंडा देख लेते हैं। बिरसा मुंडा, ये तो भाई उल गुलान इसको कहा जाता है,
ये शब्द भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, यानी इसको महाविद्रोह भी हम कहते हैं, ठीक है, सरदारी विद्रोह भी इसे कहा जाता है इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। और इसको शुरू किया था बिरसा मुंडा ने, यहाँ कहा था छोटा नागपुर पठार के, छोटा बिहार है ना यहाँ पे, लेकिन छोटा नागपुर पठार के, ठीक है, रांची के दक्षिण में, छोटा नागपुर पठार, फिर आपका हो जाएगा रांची, उसके दक्षिण में, रांची के थोड़ी सी क्या जाएगा दक्षिण में, ये बिरसा मुंडा क्या होता है यहाँ पे शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बिरसा मुंडा कई बार क्या हुआ था पूछा जाता है, इसका थोड़ा सा डेट आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है, ये कई बार डेट में क्रम के साथ मिलाने के लिए आपका दे देता है। तो 1895 से 1901 तक क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी कहानी आप जान लीजिए, कब पैदा हुए थे, ठीक है, 1875 में पैदा हुए थे और 1900 में क्या हुए थे, ये उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान ये क्यों करते थे भाई, तो बिरसा मुंडा जो थे वो दिक्कू मतलब बाहरी लोग, यहाँ के जो लोग बाहरी लोग थे उनका विरोध किया करते थे, और एक खुटकट्टी व्यवस्था होती थी, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, मतलब कि सामूहिक खेती जो होती थी उस खेती को लोग करते थे, और इसी खेती जो इनके जो चली आ रही थी जो खेती, उसी खेती पर जब प्रहार होता है, जब चीज़ें बदली जाती हैं तो क्या करते हैं, ये विरोध में उतर आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया बिरसा मुंडा, हो गया आपका बिहार में, ठीक है। उसके बाद एका आंदोलन, ये तो आपका अवध में क्षेत्र में हुआ है, अवध क्षेत्र में हुआ, कुछ जिले पूछते हैं, यूपी से स्पेशल है तो पूछ देता है, तो उसको भी क्या करिए आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। हरदोई, बहराइच, सीतापुर और बाराबंकी। तो इस एरिया में, ठीक है, एक थे आपके नेता मदारी पासी और इनके साथ एक और थे, ठीक है, सहदेव नाम था, क्या था उनका, सहदेव। तो मदारी पासी और सहदेव के द्वारा, ठीक है, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे शुरू हुई थी। मतलब इनका भी ये था कि भाई लोग गंगा कसम दिलाते थे और ये कहते थे कि भाई हम जो लगान है उस लगान से हम एक पैसा हम ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 22 वगैरह में 1922 आते आते क्या हुआ कि दमन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो हम देख लें तो कहाँ से हुआ, तो मोपला विद्रोह केरल हो गया, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार हो जाएगा, सी बंगाल हो जाएगा और आपका ये चीजें हो जाएंगी। तो आपका उत्तर हो गया सी, यानी कि ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना डिटेलिंग में भी इतना व्याख्या नहीं था, मैंने कुछ बता दिया आप लोगों को। देखिए अब ये देखिए कुछ किताबें कुछ पुस्तक हैं, मैंने पहले ही कहा है, मैं जब टॉपिक आपको देता हूँ तो कहता हूँ कि किताबों को क्या करिए आप पूरी तरीके से याद कर लिया करिए, ठीक है। तो तारीख मुबारक शाही, ठीक है, मिफ्ताहुल फुतूह, तारिकुल हिंद और तबकात नासिर। जब चीज़ें नहीं याद होती हैं तो पहले क्या करना चाहिए, जो पता हो उस पर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो तारिकुल हिंद, ठीक है, ये आपका अलबरूनी का है, आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तबकात नासिरी, मिनान सिराज, मिफ्ताहुल फुसूल, अमीर खुसरो और तारीख मुबारक शाही गुलाम यहा बिन अहमद सरहिंदी यहाँ पे लिख लीजिएगा, सरहिंदी, यहाँ से चीज़ें क्या होगी थोड़ी सी रह जाए, ठीक है। जब मिलाएंगे इसको आप यहाँ पे, जब मिलाएंगे तो आप यहाँ पे, ठीक है, तो वही है, यहाँ पे आप तारीख मुबारक शाही गुलाम यहाँ बिन अहमद सरहिंदी, कहाँ गया भाई, हाँ, तो तारीख मुबारक शाही गुलाम यहाँ बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, सरहिंदी। अब ये एक उसमें नहीं आ पा रहा है कि सॉल्व किया जा सके इसको। मिफ्ताहुल फुतूह अमीर खुसरो, तारिकुल हिंद अलबरूनी और मिन तबकात नासिरी मिनहाज सिराज। तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। देखिए जो आपका क्या है, ये जो मुबारक शाही है ये तुगलक वंश के थे ना, ये तुगलक वंश में, ठीक है। ये मुबारक शाही 1414 से लेकर 1414 से लेकर आपका 1434 तक, ठीक है। ये इन जो सुल्तान थे, इन सुल्तान को ध्यान में रखकर क्या किया गया था, ये तारीख मुबारक शाही क्या हुई थी यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। ये भी सवाल पूछ सकता है तो देख लीजिएगा। उसके बाद मिफ्ताहुल फुतूह है, जो ये मिफ्ताहुल कुंजी, फुतूह मतलब विजयों की कुंजी जो है वो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। और ये जलालुद्दीन खिलजी, ये लिखी गई है, जलालुद्दीन खिलजी को ध्यान में रखते हुए उनके विजयों को दिखाया गया है, जलालुद्दीन खिलजी। आप लोग इसी पर लिख लीजिएगा, जिसके पास ये PDF होगा
ये पीडीएफ आपको आराम % मिल जाएगी और इसी पीडीएफ पे ही लिखते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मान लीजिए डाटा यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं और डाटा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और डाटा एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा तो याद करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तारिकुल हिंद ये पता ही है कि गजनवी के साथ ये आए थे, ठीक है, और इन्होंने भारतीय दर्शन वर्शन जो भी साइंस है, जो समाज है, विज्ञान है, उस पर क्या इन्होंने किताबें पूरी अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, ठीक है। ये 1030 ईस्वी में, ठीक है। और तबकाते नासिरी ये आपका देखिए ये सल्तनत काल में है, ये जो है क्या कहते हैं कि नसरुद्दीन महमूद, ये जो है नसीरुद्दीन महमूद के काल में, नसरुद्दीन महमूद के काल में लिखी गई है। ठीक है, यानी ये जो है ये एक तरह का इतिहास है जो पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर, ठीक है, जो वर्तमान समय तक जब तक ये लिखते हैं तब तक का पूरा क्या है इतिहास वहाँ पे जोड़ा गया है। इसमें गौरी है, ऐबक है, इल्तुतमिश और रजिया। रजिया का बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें, मिल जाएगा तो गौरी मिल जाएगा, ठीक है, ऐबक आपका हो गए, फिर आपका इल्तुतमिश हो गए, इस पूरा इतिहास नहीं इसमें मिल जाता है। और रजिया तक का इतिहास इस किताब में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब डाटास वगैरह लिखते जाइए, इसलिए मैंने एक पन्ने में क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा डाटास लिख लिए हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद रहता है, डाटा से इतने याद नहीं रहते हैं, लेकिन डाटा जरूरी है क्योंकि डाटा से जोड़कर ही क्या हुआ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। भाई तीसरे सवाल देख लें। तीसरा सवाल, ठीक है। अब देखिए, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, क्या क्या है भाई। गोमत किसे कहते हैं, गोप किसे कहते हैं, गोवाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, कौन सा इसमें क्या है आपका सही सुमेलित है। केवल एक है, केवल 1 और 2 है, 2 और 3 है, और 1 2 और आपका केवल 1 क्या दे रहा है, केवल आपका 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई, गोवाल बैल नहीं भैंस होता था, यानी कहाँ गया भाई, गोवाल जो था भैंस होता था, ठीक है, और गोप राजा होता था, ठीक है। अब देखिए ना इसमें क्या है कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गायों की बहुत डिमांड थी, मतलब एक मुद्रा के तौर पे गायों का प्रयोग किया जाता, और हर जगह गाय से संबंधित शब्द ही क्या है उपयोग यहाँ किया जाता है। जैसे मान लीजिए दुहिता लड़की को कहा जाता था, ठीक है। गविष्टि युद्ध को किया है, युद्ध के लिए और शब्द है, ठीक है। गोधूली, ये सांझ की जो बेरा होती थी गोधूली कहा जाता था, ठीक है। और कौन से शब्द है देख लेते हैं। गव्यती चरागाह को कहा जाता था, ये पर लिख लिया करिए, एक जगह मिलेगा नहीं, अलग जगह से इकट्ठा किया गया है, ठीक है। दूरी गव्यतु को क्या है, दूरी को गव्यतु कहते थे, ठीक है। युद्ध को क्या कहते थे, गविष्ट बोलते थे, गोस बोलते थे, गव्य बोलते थे, और क्या बोलते थे, गम्य बोलते थे। गम्य, ये सब युद्ध के लिए प्रयोग होते थे। गोधूली सांझ की बेला के लिए, गव्यती चरागाह के लिए, गव्यतु दूरी के लिए, दुहिता लड़की के लिए, ठीक है। तो ये सब जो थे, जो गायों से जो संबंधित शब्द थे वो हर जगह प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि गाय उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एक समझिए एक मुद्रा की तरह क्या होती थी, वो वहाँ पे उपयोग मिलाई जाती थी। बाकी इसमें दिया होगा। गोमत धनवान, गोप राजा, गोवाल भैंस, मैंने पहले बताया था। गोमत धनवान ये सही है, गोप मतलब गोप को कहते थे राजा और गोवाल को भैंस कहते थे, ठीक है। इस तरह पढ़ने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, नहीं। एक और लिखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। कौन भाई असत्य भाई, तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने संस्कृत में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं कहता, ये तेलुगु में था। क्या था ये, तेलुगु में था, तो ये पहले ही गलत हो गया, तो कुछ दिखना नहीं है, बाकी सब सही ही होगा। और संस्कृत में जामवंती कल्याण नाम की इन्होंने किताब लिखी थी, तो तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जामवंती कल्याण। ये है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन में मत्त विलास पर हसन की रचना की थी। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने मत्त विलास पर हसन की रचना की थी, और ये उनकी एक उपाधि भी थी, ठीक है। इनकी और उपाधियां जो है
इनकी और उपाधि जो है क्या कहते हैं ये विचित्र चित्र, विचित्र बहुत पूछता है ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के लाया हूँ। विचित्र चित्र, ठीक है, गुण भर, ठीक है, और मत विलास प्रश्न के साथ साथ इन्होंने एक और किताब लिखी थी, उसका ये किताब, ठीक है। ये दोनों किताबें क्या थी आपकी, संस्कृत में यहाँ पे लिखी गई थी, जानिए, ठीक है। और ये इनका जो क्या कहते हैं ये था, ये जो मत विलास प्रश्न था ना, ये उसमें जो क्या कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु थे, जो कपालिक थे, उन पर एक तरह का व्यंग कसा गया था, ठीक है। कुछ चीजें थी वहाँ पे, तो उस पर एक व्यंग, जो प्रहसन देखिए यहाँ पे है ना ये, तो उस पर व्यंग कसते हुए क्या होती है किताब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। इनका काल भी देख लीजिए 600 से, इतना काल याद करने की आवश्यकता नहीं, छोड़िए लीजिए। राजा भोज ने इनका देख लीजिए कृष्णदेवराय का, ठीक है। ये देखिए ये जाता है, ये जो कृष्णदेवराय थे, ठीक है, ये तुलु वंश के, क्या थे ये, तुलु वंश के थे। इनका वंश भी देखिए पूछता है, तो सस्ता करके याद कर लीजिए, संगम, सालू, तुलु और अरविडु। संगम, सालू, संगम, सालू, ठीक है, तुलु और अरविडु, ठीक है। तो ये कृष्णदेवराय थे, वो तुलु वंश के थे, ठीक है। और क्या खासियत थी भाई, इनके काल में अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज थे, जो सभी तेलुगु भाषा के विद्वान थे। और इसमें एक था पेडन्ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही संस्कृत और तेलुगु भाषा का बहुत बड़ा ये जानकार था, और अष्टदिग्गज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। इन्होंने नांगलापुर नगर की स्थापना की थी, नांगलापुर, ठीक है। और क्या था भाई इन्होंने विट्ठल, हजारा का विट्ठल स्वामी मंदिर का स्थापना की थी, हजारा का विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है। और इनके काल में पुर्तगाली यात्री दो आए थे, पुर्तगाली यात्री दो आए थे। एक आपका आया था, क्या कहते हैं, डोमिंगो पायस, और एक आया था बारबोसा। तो ये चीज आप नोट करते जाइए, ठीक है। डुआर्ट बारबोसा आया था और ये आया था, ठीक है। इन्हें आंध्र भोज, ये इतने साहित्य में रुचि रखते थे, इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था, आंध्र भोज। अभी जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ, बाकी तो कई सारे डाटास, कई सारे फैक्ट है इन के बारे में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं राजा भोज के, ठीक है। राजा भोज परमार वंश के थे, ठीक है। और इन्होंने ये क्या कहते हैं कि इन्होंने दो किताबें लिखी थी, एक चिकित्सा शास्त्र, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बच रहा ना जी। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे एक पुस्तक लिखी थी, चिकित्सा शास्त्र पे, और एक लिखी थी स्थापत्य पे, तो जो स्थापत्य पे लिखी थी वो आपका सम्रांगण सूत्रधार पे आपका ही है। चिकित्सा शास्त्र में जो लिखी थी उसका नाम है आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो भाई चीजें हम लाइव आके पूछ लेंगे एक बार, क्या है आप लोग लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। अब आते हैं सोमेश्वर कृत मानसोल्लास, ये आपको जो बुक दिखाई दे रही है मानसोल्लास, ठीक है, ये सोमेश्वर कृत है, ठीक है। और सोमेश्वर ये कल्याणी के चालुक्य थे, और महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र पे इनका राज था, और इन्होंने मानसोल्लास नामक क्या कहता है इन्होंने किताब लिखी थी। और एक तरह का ये क्या है, एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब कि एक तरह का विश्वकोश यहाँ पे ये है, ठीक है। बाप रे, ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये सब डाटाज आपके नहीं याद रहेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए इसने पूछ दिया, कभी इसने पूछ दिया, कभी आज मान लीजिए इसमें पूछा हुआ है, कभी चिकित्सा में पूछ दिया, तो क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये क्रम याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है, सस्ता करके, संगम, सालू, तुलु और अरविडु, ठीक है। अब इसमें कौन सबसे पहले था, इसमें कौन था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाए। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन छोटे एक्सप्लेनेशन है ना, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बड़ा एक्सप्लेनेशन देने का मतलब कि पांचवा देखिए, पांचवा क्या है भाई ये क्या है, सिकंदर लोदी ने आगरा के नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और इसकी स्पष्ट व्याख्या करें। वह सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, ठीक है, ये वही होगा। आंसर दिया कहीं,
ए और दोनों सही है, की व्याख्या करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ठीक है, और क्या है भाई, एक और क्या है, दूसरा क्या है, कुतुबुद्दीन ऐसे वहां पे है, बहुत ये दिक्कत है ना मुझे पढ़ने के लिए। तो पहला क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, देखें ध्यान, यहाँ गलत दिखाना है। ठीक है, और फिरोज और क्या है, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। फिरोज तुगलक ने खुम्स में 4/5 भाग सैनिकों को और 1/4 भाग राजकोष में दिए। ये तो सही है, यानी कि अगर देखा जाए सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर सवाल ना पता हो तो गलत है, यानी कि आपका 3 गलत नहीं है, क्या कहते हैं, ये तीसरा नंबर गलत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्टा किया था, 4/5 भाग अपने रख लिया था और 1/5 भाग सैनिकों को बंटवाया था। तो फिर उस तुगलक आया तो उसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई और भाई जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी उसको उसने अलग कर दिया। तो ये 3 सही है, यानी कहते हैं कौन सा गलत है, तो 3 जिसमें होगा गलत नहीं होगा, यानी कि ये वाला नहीं सही होगा। कौन गलत है मतलब, तो देखिए ये गलत नहीं हो सकता और ये गलत नहीं हो सकता, यानी कि 1 और 4 में से होगा और 1 और 2 में से कोई। तो चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विविधीकरण की नीति को समाप्त किया था। बिल्कुल भाई, इसने भी समाप्त किया था, सारे उत्सवों को समाप्त कर दिया, कोई स्पेशल नहीं है, कोई विशिष्ट नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही है, यानी कि आपका 4 भी सही, यानी कि ये भी सही, ये सही हो जाएगा और ये सही, बचा कौन, ये। ऐसे करके सॉल्व करते जब चीज़ें नहीं आती हैं तो। ठीक है, यानी कि तीसरा और चौथा हमको पता था, पहला दूसरा हमको पता नहीं था क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, 1 और 2 ही क्या होगा आपका गलत होगा। ठीक है, लिखा है शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए थे। सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान हुआ जिसने गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि मुझे तीसरा पता था। ठीक है, तीसरा बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो ये और गलत पूछा है तो ये गलत नहीं होगा और ये गलत नहीं होगा, इसका मतलब इसमें और इसमें से दोनों में से कोई एक गलत होगा। चौथा हमने पढ़ा, चौथा भी भैया को सही लगा, ये भी सही है, यानी कि ये भी गलत नहीं होगा, बच गया ये 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको आराम में पचन में मिल जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं, प्रश्न अच्छे अच्छे हैं और आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, अच्छा अब इल्तुतमिश के बारे में सुन लीजिए भाई, कौन कौन से कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, सही बात है, इसने तो शुरू ही किया था। इसने 40 गुलामी सरदारों का संगठन बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ली, ये भी सही है। इसने चांदी का जितना और तांबे का टंका चलाया, देखिए ये गलत होगा, क्यों गलत होगा भाई, इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल ना, ये उल्टा हो गया है, तांबे का जीतल होगा और चांदी का टंका होगा। ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया गया, यानी कि कौन कौन सही है, तो 1 2 3 सही, यानी कि ये सही हो जाएगा, देखिए ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। नायब ए मुमलकत का पद का सृजन नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। देखिए नायब ए मुमलकत का पद बहराम शाह के समय हुआ था, इसके समय में नहीं हुआ था, और एतगिन को पहला पद मिला हुआ था। यह पद सबसे पहले एतगिन को दिया गया था, दूसरा ऑप्शन आपका यहीं पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी कि पहला आपका गलत हो गया, दूसरा सही है, यानी केवल 2 बी आ गया। ठीक है, देखिए बहराम शाह के समय में सृजित किया गया था, न कि नसरुद्दीन महमूद के समय में। यह पद, ये बहुत ही सब घिसे पट्टे क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बकस दी थी। भाई लाख बख्श तो कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उसकी जान बकस दी। जान तो बकसने का जिक्र आता ही नहीं है, आता यह है कि भाई जो धन लूटता था ना, वह धन लूट के जाकर लोगों को क्या करता था, मार देता था। ठीक है, तो ये ए तो बी, तो ए सही होगा और आर गलत होगा। ए सही है परंतु आर, सी होना चाहिए इसका ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, देखा जाए सी, देखिए ठीक है, तो ए सही है और आर क्या हो जाएगा आपका गलत है। आगे देखते हैं, सातवाहन शासकों ने, इसमें क्या पूछा, कौन सा असत्य है, ये असत्य पूछ रहा है।
तो सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे। ये पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, इसने चांदी और तांबे के जारी किए थे। ठीक है। गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे, ये बात बिल्कुल सही है। कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, जो पहला ही गलत हो गया तो बाकी सब सही होगा। तो कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये बाकी तीनों सत्य है, ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई सातवाहन शासकों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे और ज्यादातर इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। आपका एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखा जाए इसका। चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। ठीक है, और सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के उस पर पराजित किया था। ठीक है, कौन सा आपका सही है? ठीक है, तो सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आक्रमण नहीं किया था, आपको ये पता ही है। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसने घनानंद के समय में क्या हुआ था? आक्रमण किया था। ये सवाल तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, जो कठिन सवाल होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। ये प्रश्न है, पहला सवाल, पहला ही ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि मानव का साक्ष्य जो है वो शिवालिक नहीं, नर्मदा का है, नर्मदा की घाटी में मिला था। ठीक है, नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है, दूसरा क्या है? पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों मिले। आदमगढ़ कहाँ पे है और बागौर कहाँ पे, देख लीजिएगा, पूछ देता है परीक्षा में, आदमगढ़ कहाँ पे और बागौर कहाँ पे है। बागौर राजस्थान में है। ठीक है, और आपका आजमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, ये पूछा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो हड़प्पा का स्थल है और उसकी सामग्री। हड़प्पा कहाँ कहाँ से है, मतलब उसकी मोहनजोदड़ो से आपका मिल जाएगा। कपाल का, मैं मोहनजोदड़ो से आपका मिल जाएगा ये हाथी का कपाल खंड। ठीक है, बनवाली से आपका मिल जाएगा हर की आकृति। ठीक है, तो ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2, ये देखिए नहीं, बी और डी में से आपका हो गया। ठीक है, और बी, हाँ, लोथल से फारस की मुहर आ जाएगी और कालीबंगा से क्या हो जाएगा? अग्निकुंड आ जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिला के होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि फंस जाता है, 2 ऑप्शन 3 फंस जाते हैं, तो उस समय अगर दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा सा, अगर तुक्का लग जाता है तो चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, मैंने लिख के रखा हुआ है, हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि ये राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी कब किया था भाई? ये तो आपको पता ही होगा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, तो पहले तो बृहत स्नानागार मिला हुआ है, बृहत स्नानागार। ठीक है, उसके बाद जो महाविद्यालय पुरोहित आवास या महाविद्यालय। ठीक है, उसके बाद नाव चित्रित मुद्रा। आप लोग जो जानते हो ना, जो क्या कहते हैं, वो कांसे की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, मतलब वो योगी की जो है, हाँ, पुजारी की, और क्या कहते हैं ये पशुपतिनाथ, ये तो मिला ही मिला है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, इसके बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, मानव अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर के साथ बकरी का अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर के साथ बकरी का भी अस्थिपंजर मिला है, यहीं पे आपका मोहनजोदड़ो में ही आपका मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको मोहनजोदड़ो से मिली हैं। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। बृहत स्नानागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय से कहते हैं, नाव चित्रित मुद्रा, मानव अस्थिपंजर और बकरी का अस्थिपंजर यहाँ पे आपको मिला हुआ है। बाकी ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लोथल में सबसे बड़ा तो गोदीवाड़ा ही है, बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ पे
बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज मम्मी, मम्मी का यानी कि जो मम्मी होती है जो लपेट के शव में रखा जाता है वो यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे अग्निवेदिका मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद युग्म समाधान मिला हुआ है। ठीक है, अनाज पीसने की चक्की है, अनाज पीसने की चक्की है यहाँ पे। और रंगाई कुंड भी मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। इसको उसी पीडीएफ पे लिखते जाइएगा, पीडीएफ अगर आपके पास होगा तो यही पे लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा में एन एन घोष ने कालीबंगा में एन एन घोष ने 1953 में की है। ठीक है, और यहाँ पे जुते हुए खेत ये आपको मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 7 हवन कुंड यहाँ पे आपको मिला हुआ है। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऊंट की हड्डी आपको मिलेगी यहाँ पे। हाथी दांत की कंघी मिलेगी। बालक का कपाल खंड, बालक एक है उसका कपाल खंड मिला होगा, कपाल खंड। और इसमें सर्जरी के साक्ष्य यानी कि शल्य चिकित्सा, इसमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। और एक मिलता है सूती से लपेटा हुआ उस्तरा, सूती से लपेटा हुआ ऐसे उस्तरा। ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे युग्म समाधान भी आपको मिल जाएंगे, युग्म समाधान। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको कालीबंगा से मिलेंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं बनवाली में क्या क्या चीजें मिला भाई। इसकी खोज 1900 सबसे लास्ट में हुई है। इसकी खोज 1973 से 1975 तक इसकी की है आर एस बिष्ट ने की है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिला है भाई। यहाँ पे मिट्टी का हल मिला है, यहाँ पे अग्निकुंड मिला है, तारांकित शहर और 2 नारी की मृमूर्ति यहीं पे मिली है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जो बाकी मिला तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको मिली हुई। ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त के समय लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था। बाकी विल्सन स्तंभ लेख, ठीक है, ये भी स्कंदगुप्त के समय का है। भीतरी स्तंभ लेख कुमारगुप्त और पुनातम, ये तो 1 2 3 4 लाइन से हो जाएगा। 1 3 2 4 इस तरीके से देखा जाए। 1 3, हाँ भीतरी वाला स्कंदगुप्त का है। तो 1 ये ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये भीतरी यहाँ पे स्कंदगुप्त, या 1 3 2 4 ये दोनों सही। ठीक है, ऐसे होगा। तो सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित, यहाँ सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य कौन सा है। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना सिमुक ने शुंग वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी। तो सुशर्मन शुंग वंश का नहीं था भाई, ये कर्ण वंश का था। तो ये गलत हो गया। नाना घाट पुण्य उल्लेख सातवाहन नरेश हाल से संबंधित नहीं, ये सातकर्णी से संबंधित है भाई। ये आपका देखते हैं अभी, इसका हो जाएगा एक और दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो हाँ सातकर्णी प्रथम संबंधित था, तो ये आपका दोनों हो जाएगा। हाल भी है। ठीक है, हाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाल एक अच्छा है, इसका एक किताब इसकी आती है बहुत अच्छी, और वो कई बार पूछा हुआ है। हाँ, गाथा सप्तमी में लिखा हुआ है, व्याख्या में है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत आयोजित किया गया था। ठीक है, अच्छी बात है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यही तो नहीं मिला था, बाकी सब जगह मिला। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम में बहुमत मिला, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं मिला था, ठीक है। तो आपका केवल एक हो जाएगा, ठीक है। बाकी हर जगह मिला था, वहाँ नहीं मिला था। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और हर बार वहाँ से प्रश्न पूछता है, आपको वहाँ पे देखना ही देखना चाहिए, ठीक है। ठीक है। चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और आपका क्या है बनारस की ओर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं चंदावर कहाँ पे भाई, प्ले देखो। चंदावर वर्तमान में इटावा में पड़ता है, ठीक है। ये बहुत फैक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इटावा है, वहीं पे है। तो चंदावर की लड़ाई में गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव पड़ी, ठीक है, सही है, ठीक है। उसके बाद चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। कन्नौज वहाँ पे केंद्र था उस समय, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, कन्नौज को लेकर ही लड़ाइयाँ होती थी। तो ये आपका दोनों लगभग सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी, हाँ, ये दोनों सहायक सहित और व्याख्या करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये क्या क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। जालंधर का युद्ध, किली की लड़ाई का युद्ध, अमरोहा की लड़ाई का युद्ध और क्या कर सकते हैं ये रावी का युद्ध, ठीक है। लाइन से सही है ये। हमको लगता है कि जालंधर का युद्ध और किली का जालंधर के बाद ही किली हुआ था, अमरोहा के बाद ही रावी का हुआ। इतना डेट नहीं याद है, लेकिन ये है कन्फर्म है कि इसके बाद ही हुआ था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 2 3 4 होना चाहिए इसमें, हाँ, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर के 98 में, 99 में, अमरोहा में और रावी में। देखिए डेट याद नहीं होता है ना, डेट चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये याद रहता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी युद्ध हैं, ठीक है, उनको आप एक बार पढ़ लेंगे लाइन से। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिए कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ठीक है। थोड़ा और जल्दी चलेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा है, 150 सवाल है, कैसे सॉल्व होंगे भाई। ईस्ट इंडिया की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की सही बात है, नियुक्ति की थी जान जी इसने, और ये सब हस्तक्षेप करते थे, सब परेशान करते थे, सब आंतरिक लड़ाइयों को बढ़ावा देते थे सब। तो कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी, कभी नहीं करती थी, पहले वहां जाकर तोड़ती थी, तोड़ फोड़ करती थी, राज जानती थी तब जाकर करती थी, ठीक है। तो ये केवल एक क्या है, सही है ना, सही है, केवल एक, केवल एक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल सही कालक्रम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसमें आपका वारेन हेस्टिंग्स पहले हो जाएगा, सबसे पहले तो वारेन हेस्टिंग्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग सबसे बाद में होगा। तो ये वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग सबसे बाद में, यही है ना, तो यही होगा। तब ये पहला वाले भाई, देखिए यार इसे ऐसे याद करना पड़ता है, ठीक है। पहले इन दोनों का नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग जाए भाई। लॉर्ड कैनिंग भाई 1857 के क्या उसमें आया था, ठीक है। तो 56 तक आया और ये आपका पहले है। तो देख लीजिए इसको, इसके पहले डलहौजी था आपका, तो ये मेटकाफ हो जाएगा था जी। वारेन हेस्टिंग्स, मेटकाफ, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कॉलक्रम नहीं दिया हुआ, मैं कॉलक्रम आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो जो वारेन हेस्टिंग्स है, जो वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, वो आपका है, ठीक है, 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785 तक, ठीक है। और इसके काल में, इसके समय क्या क्या काम हुए हैं तो आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध पहला, आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था, ठीक है। फिर द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आपका हुआ था, यहाँ पुरंदर की संधि भी हुई थी, ठीक है। और आंग्ल मैसूर थर्ड भी हुआ है, ठीक है। आंग्ल मैसूर ये आपका, मैसूर आपका ये सेकंड वाला भी हुआ है, थर्ड वाला भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, ये आपका इनके काल में हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है इसके समय में, जो उच्चतम न्यायालय है वो आपका बना है यहाँ पे, और स्थायी बंदोबस्त आया है इनके काल में। और क्या हुआ भाई, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो यही है जान जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद से क्या है कि
और क्या किया इन्होंने, हाँ द्वैत शासन समाप्त किया है। द्वैत शासन, जो पहले द्वैत शासन चलता था उसको समाप्त किया। साल बाई की संधि भी हुई है, साल बाई की संधि भी, साल बाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। साल बाई की संधि पता करिएगा कब हुआ था, 82 में हुआ था क्या, 1782 में हुआ था क्या। पिट्स इंडिया एक्ट भी आया, रेगुलेटरी एक्ट भी आया, और लास्ट में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। तो ये सब काम वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। उसके बाद आपका आता है मेटकॉफ, क्या आएंगे उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा मेटकॉफ। मेटकॉफ, इन्हें समाचार पत्रों का मेटकॉफ, ठीक है। ये आपका 1835 से 1836, 1835 से 1836 ये समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा डलहौजी, डलहौजी उसके बाद आ जाएंगे 1848 से 1856 तक। इनके काल में सबसे बड़ी तो हड़प नीति है, हड़प नीति, ठीक है। सतारा, ठीक है, संभल, जैतपुर और संभलपुर और जैतपुर एक साथ हुए थे, ठीक है। फिर बघाट, ये बहुत लाइन, ये क्रम ही याद करना पड़ता है, फिर ये सीधे सीधे अवध तक चला जाता है। तो ये आपको नंबर पाना है तो ये पूरा क्रम भी याद करना पड़ता है कि इसी क्रम से सवाल आ जाता है, ठीक है। करौली वगैरह भी इसी में है, सवाल इससे आ जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और युद्ध, पंजाब और वर्मा को इन्होंने युद्ध से अपने मिला लिया था, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, याद करते रह जाएंगे हम लोग। डिस्पैच, घोषणा पत्र, अरे बहुत है यार, इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें जो रेल वाला आ जाएगा, इसमें डाक का आ जाएगा, ठीक है, तार वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। रेल लाइन इन्होंने शुरू की थी, डाक विभाग शुरू किया था, तार लाइन इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। लोक निर्माण विभाग, ठीक है, लोक निर्माण विभाग भी शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। संथाल विद्रोह इनके समय में हुआ था, संथाल विद्रोह भी इनके समय में हुआ था। तो पूरा ठीक है, पूरा भरा पड़ा है डलहौजी का कार्यकाल। इतना याद कर लेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, फंस जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कैनिंग, क्या आ जाएगा आपका, कैनिंग। कैनिंग में विधवा जो पुनर्विवाह हुआ था वो इनके समय में आया था, ठीक है। और उसके बाद महालेखा परीक्षक का पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महालेखा परीक्षक का पद किस काल में आया था भाई, महालेखा परीक्षक का पद इन्हीं के काल में आया था, ठीक है। उसके बाद आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1861, ठीक है, सब इन्हीं काल में आया था, ठीक है। और नील विद्रोह, इन्हीं के काल में नील विद्रोह हुआ था, और इन्हीं काल में श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1861 का अधिनियम भी यहाँ पे आया था। तो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, डाटा वगैरह है, ये सब याद करना जरूरी है। नहीं याद करेंगे तो फिर सोचेंगे नंबर मिल जाए, तो संभव नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। राजा राममोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मिरातुल अखबार और समाज कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित, सही बात है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। और उनकी मृत्यु है जैसे, ये है उनकी मृत्यु है जैसे नहीं हुई थी भाई, उनकी मृत्यु है जैसे नहीं हुई थी, बाहर हुई थी, ठीक है, ठीक है। ये मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से उनकी मृत्यु हुई थी, बाहर हुई थी, मैंने बताया कि ब्रिस्टल में हुई थी इनकी मृत्यु, ये देख लीजिएगा, ये आसान सवाल है। अब देखिए, सही कालक्रम बताना है कि रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। गुरु नानक, मीराबाई, रामानुज, चैतन्य, ठीक है। तो ये क्रम है, तो आप पढ़ेंगे तो रामानुज पहले आएंगे, फिर गुरु नानक आएंगे, फिर चैतन्य आएंगे, फिर मीराबाई आएंगी। तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर ले जाएंगे इसको, ये यहाँ से कालक्रम याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा मंदिर का सही कालक्रम क्रम है। लक्ष्मण मंदिर, कामाख्या मंदिर, तृतीय मंदिर और मुरेला का सूर्य मंदिर, ठीक है। अब देखिए सवाल ऐसे बहुत फंसाऊ सवाल है ना जी। अब ऐसे नहीं, डेट वाइज आप नहीं याद कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस काल में किसको किसने बनवाया है, फिर उस काल के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें हम देखते हैं अभी, ठीक है, तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय काल में आया था, ठीक है। वो काल कब से कब तक है,
फिर विष्णु को जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेल राजा के धंग काल में आता है, वो कब किस काल में है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मोरेरा का सूर्य मंदिर, वो किस काल में, किस राजवंश के काल में हुआ था और किस काल में है, ठीक है। और कामाख्या का सूर्य मंदिर कब हुआ था। तो ये ऐसे डेट वाइज नहीं याद होता है, ये सब जितने भी मंदिर वगैरह का पूछ देगा कि ये मंदिर फला फला कालक्रम बताइए, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो उसमें जो जिस किस काल में बना है, ठीक है, इतना बस याद रह जाएगा, तभी क्या करेंगे आप उसको सजा ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ये बहुत वो है, जिन्होंने इतिहास बहुत क्रम से पढ़ा होता है वो सब सही कर पाते हैं। तो हर सवाल थोड़ा ना सही करना है। आगे क्या सवाल है। हाँ, गुप्त राज साम्राज्य के उद्भव और विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए, क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है। इनके राज्य में मध्य भारत की भारत की उर्वर भूमि शामिल थी, जिसके कारण अच्छी उपज होती थी। सही बात है भाई, उर्वर भूमि थी, पूरा गंगा यमुना का दुआ पीढ़ी के पूरे उसमें था। दक्षिण बिहार के प्राप्त लौ के उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियार का निर्माण को बल मिला, ये भी सही है भाई। रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण वे लाभ की स्थिति में थे। बाद में इनका जो बिजेंटाइन साम्राज्य था उससे थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, लेकिन शुरू में क्या था इनका हुआ था, ये उससे रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे और काफी समृद्धि इनको मिली थी। तो गुप्त काल को दो भाग में बांटते हैं कि पहले भाग में आर्थिक समृद्धि हुई थी और दूसरे भाग में आर्थिक पतन हुआ था। तो पहले भाग को अगर देखेंगे तो ये ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे, 1 2 3। हाँ, गुप्त काल में राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है, ठीक है। कौन सा ग्राम विधि विषय, ठीक है भाई। देखिए जो किधर गया, तो जो गुप्त काल का जो साम्राज्य था, ठीक है, जो हमारा एक साम्राज्य था, ठीक है, वो पहले आपका बटा हुआ था, ठीक है। तो जो राज्य है, राज्य बना हुआ था आपका विषय में, विषय आपका होता विधि में, विधि आपका गांव में, यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई थी, उससे बड़ी वीथियां थी, उससे बड़ा विषय था, और इसके कहता है ये भुक्ति था। यहाँ का जो राजा उपरिक होता था, उपरिक इसको बोलते थे, ठीक है। ये साम्राज्य हो गया, और ये आधुनिक जो राज्य है, राज्य की तरह होता था। और विषय जिला होता था, जिला, ये जिला, यहाँ विषयपति हुआ करते थे, विषयपति हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपका क्रम है, पहले आपका छोटे से अगर बड़े क्रम में जाए, मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो पहले ग्राम, फिर वीथी, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राज्य, ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुक्रम सजाइए। अरे बाप रे, तो रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य, ठीक है। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, तो सबसे पहले शंकराचार्य होंगे, ठीक है, तो इनको आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद रामानुज, उसके बाद माधवाचार्य, उसके बाद वल्लभाचार्य, ये बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। देखिए अब इसमें एक और चीज आप याद कर लीजिए, शंकराचार्य जो थे ना वो थे अद्वैतवाद के, अद्वैतवाद, ठीक है। ये रामानुज थे, ये विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। माधवाचार्य द्वैतवाद, एक और थे निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, ठीक है, उनका उनका था द्वैतवाद। अब ये क्या है द्वैताद्वैत, ये सब बाद में समझाएंगे आप लोग को, अब ये देख लीजिए। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये भी पूछ देगा, ठीक है, कि शंकराचार्य किसको मानते थे, रामानुज क्या करते थे, माधवाचार्य किसको करते थे, और वल्लभाचार्य का निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य क्या करते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख लेंगे एक पन्ने पर, एक जगह लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत पूछता है। हाँ, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, कहाँ की बात है भाई, महाजनपदी कर व्यवस्था में पशुपालकों को कर जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, सही बात है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी सही बात है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, कोई भी मुक्त नहीं था कर से, ठीक है। इनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे उपहार से कुछ ना कुछ यहाँ देना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपके 1 2 सही है, तीसरा का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सही है, तो 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम, ये तो बहुत पूछता है, बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, कई बार आया हुआ है, यहाँ भी आया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इंडो यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पार्थेन आए, फिर कुषाण आए थे, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका सी। हिंदी आए थे पहले, इंडो यूनानी, फिर शक, फिर हिंदी, पार्थेन और कुषाण, ठीक है। इसको देख लीजिएगा यहाँ से। यहाँ भी है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस पे भाई,
तराई की प्रथम लड़ाई के संबंध में। तो यह लड़ाई 1191 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इस लड़ाई में गौरी की सेना बुरी तरह क्या हुई थी, पराजित हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया था, नहीं, सरहिंद पर आक्रमण अधिकार करने का प्रयास हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था। यानी कि 1 और 2 सही है, 3 क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिसमें बहुत जरूरी वही मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, अल बरूनी के लेखन कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पतंजलि के व्याकरण का अरबी में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कई सारे ढेर सारे बुक का अनुवाद किया था जिसमें यूक्लिड भी आपका आता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति हाँ सैन्य हितों से परिचालित थी, बिल्कुल सही बात है। उसने कराची और खुरासान अभियान के लिए कई सारे मतलब सेनाओं को उसने इकट्ठा कर लिया था। तो पैसा कम देना पड़े, वो भी सामान खरीदते थे, तो पैसा उनको भाई कम देना पड़ेगा, तो भाई उसके लिए वस्तुओं की कीमत को हटानी पड़ेगी या फिर मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर कीमत बढ़ेगी तो इनकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उसने क्या किया था, बाजार नीति लाई थी। सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। भाई सही बात है, अगर कीमत बढ़ा देंगे तो उसी अनुपात में सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए भाई कीमत को स्थिर कर दो, ना कीमत बढ़ेगी ना सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोनों सही है, ये है ना, ठीक है, ए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। राजधानी पर पहले तो उसने जब बैठा ना तो उसने क्या किया था, कर बढ़ाया था, ठीक है, तो कर वृद्धि पहले की थी उसने, ठीक है, उसके बाद कोई काम किया था। और उसमें भी बहुत वो आ गया था, कहते हैं बहुत ही आपदा आ गई थी, सूखा पड़ गया था, और उस काल में उसने कर बढ़ा दिया था, तो थोड़ा सा विद्रोह हो गया था। तो पहले कर वृद्धि देखिए किसमें है, सांकेतिक मुद्रा, हाँ ये वाला सी हो ना, ये सी कर वृद्धि यही होगा। कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभी लास्ट में किया था। तो आप याद कर लीजिएगा डेट कब किया था। 1325 में उसने कर बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद उसने 26 में क्या किया था, उसने राजधानी परिवर्तन किया था। 29 में उसने सांकेतिक मुद्रा किया था, और क्या किया था, 33 में क्या किया था, उसने मंगोलों वाला किया था। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी मियाँ भुइयाँ उसने किया था, इसका एक वजीर था उसने किया था, ठीक है। बेगमपुरी का मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक, अलायद राजा अलाउद्दीन खिलजी, और जमाली कमाली मस्जिद इब्राहिम लोदी। यह है क्या, डी का पोज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये सब याद करना पड़ेगा, रट्टा मारने पड़ेगा कुछ चीज़ें। धार्मिक शिक्षा और संबंधित क्षेत्र, तो समंदर तमिलनाडु, दातागंज बस पंजाब, लाल देव ये महिला थी, ये कश्मीर की बहुत बड़ी थी, शिक्षिका थी यहाँ पे, और ज्ञानदेव महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए रामानुज, और देखिए मैंने इसके पहले भी बताया था, तो रामानुज क्या हो जाएंगे आपके, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए रामानुज क्या हो जाएंगे आपके, विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य आपको मैंने बताया था द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ये मैंने भी इसके पहले ही बताया था, ये कई बार पूछता है, देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, सूची में क्या है भाई, सूची कहाँ से कौन लानी है, ठीक है। हाँ, नादिर शाह का उत्तरी भारत 1838-39 में मैदानों में प्रवेश, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और नादिर शाह था मुगल सेना में मध्यकाल करनाल में युद्ध हुआ 1739 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल का अंत कौन से पूछ रहा है ना, ये कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। और मोहम्मद शाह के शासन का अंत, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा मान लो डाउटफुल है, तो इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। चौथा पढ़ते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो 1761, ये तो आपका हुआ था 1700, पानीपत का तीसरा युद्ध आपका हुआ था 1761 में ना, तो ये आपका चौथा गलत है, ठीक है। यानी 1 और 4 और 3 और 4, ठीक है, ये आप देखें तो पहला तो सही था, तो ये बिल्कुल आपका नहीं होगा, यानी कि 3 और 4 नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखा, ऐसे सवाल किया जाता है। तो
और कुछ चीज़ें याद है ना, तो कुछ चीज़ें आप कर ले जाते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल में विचार किया तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा पूछता है भाई, ये तो बहुत बार पूछता है। इसको मैं क्रम पूरा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, लिख लो तुम लोग, जो भी है सारे लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसको लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले लिखिए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये कब से कब है आपका? 1713 से 1720 तक, ठीक है। उसके बाद बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ये हो जाएगा आपका 1720 से 1740 तक, ठीक है। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, फिर दोनों को मिला दीजिए, बालाजी बाजीराव, ठीक है। 1740 से 1761 तक, ठीक है। फिर माधवराव, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। फिर नारायण राव 1772 से 1774 तक। फिर दोनों को मिला दीजिए, माधवराव नारायण, जैसे यहाँ दोनों जोड़ के यहाँ किया गया था, फिर दोनों जोड़ के फिर को कीजिए, माधव राव नारायण। ये कब से कब तक थे? 1774 से 1796। और लास्ट में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1796 से 1818। तो ये आपको भले ये डेट भले आपको याद ना हो, लेकिन ये जो क्रम है ना, ये क्रम क्या करिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, ये याद रहेंगे। फिर दोनों को मिला देंगे, बालाजी बाजीराव, ये तीसरा हो जाएगा। फिर दोनों माधवराव नारायण राव, फिर दोनों को मिला देंगे तो माधव नारायण हो जाएगा, ठीक। फिर बाजीराव याद हो गया, ठीक है। तो ये कई बार पूछता है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर ये इस तरह का सवाल आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो क्या बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, यानी पहला वाला। फिर बाजीराव प्रथम, ये दूसरा हो गया, यानी 1-2 हो गया। फिर नारायण राव और माधवराव द्वितीय, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1-2-3, देखते हैं माधवराव द्वितीय, एक 1-2 और 4-3, ठीक है। माधवराव पहले आया था, फिर उसके बाद ये नारायण राव आया था। माधवराव द्वितीय बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1761 में पेशवा बने थे, ठीक है। ठीक, वही थे माधवराव द्वितीय, इसे माधवराव प्रथम की बात आ रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, उस तरह से गलत इसमें हो गया। माधवराव प्रथम की बात है यहाँ पे, माधवराव प्रथम। थोड़ा सा मिसप्रिंट होता रहता है, कोई बात नहीं है। ओहो, देखिए मजूमदार, ठीक है, ये तो अष्टप्रधान है। देखो, तो मजूमदार ये आपके थे, पहले लिखिए, इसमें एक थे आपके प्रधानमंत्री, एक थे आपके वित्त मंत्री, एक थे आपके गृह मंत्री और एक थे आपके विदेश मंत्री। पहले इनको लिख लिया जाए, सही रहेगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे? पेशवा थे। कौन थे? पेशवा थे, ठीक है। उसके बाद गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? तो बाकिया नवीस, बाकिया नवीस, या इसे इन्हीं को मंत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? मंत्री बोलते थे, ठीक है। अब आते हैं वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री तो मजूमदार थे, मजूमदार, या फिर आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते थे अमात्य। क्या बोलते थे? अमात्य। उसके बाद आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री थे दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत, ठीक है।
उसके बाद जो पत्र व्यवहार करते थे वो थे शुरू नवीश, ठीक है, या फिर इनको बोलते थे सचिव, क्या बोलते थे, सचिव, पंचायत का सचिव ही नहीं, सचिव, ठीक है। उसके बाद सेनापति होते थे, सेनापति जो देखते थे, सेना वगैरह जो देखते थे, ठीक है, वो बोलते थे सर ए नौबत, ठीक है, या फिर इन्हीं को सेनापति बोलते थे, ठीक है। जो धर्म देखते थे, धार्मिक चीजें, वो बोलते थे पंडित राव, और जो न्याय देखते थे राजा के बाद, उन्हें बोलते थे हम न्यायाधीश, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टप्रधान थे शिवाजी के समय, ठीक है। तो ये मजुमदार लेखपाल मतलब वही वित्त मंत्री वाला था, ये हो गए। वकिया नवीस जो कि ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के अंदर ही इंटेलिजेंस वगैरह होता है, तो उसमें हो गए। सूर्यनवीश पत्राचार, मैंने बताए थे, पत्र वगैरह सूर्यनवीश देखते थे। दबीर प्रांतीय सेनापति, ये गलत हो गया क्योंकि दबीर क्या थे आपके, दबीर और सुमंत विदेश मंत्री थे, ठीक है। सब लिखते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये खुलदाबाद में थोड़े है, ये तो आपका फतेहपुर सिकरी में है। एतमादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में है, ये भी गलत है। तो कौन सा, अच्छा एक ही बताना कौन सही सुमेलित। औरंगजेब का मकबरा ये आगरा में थोड़े है, ये औरंगाबाद में है, खुलदाबाद में। अब्दुल रहीम खाना ये दिल्ली, ये डी आपका सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। अकबरकालीन स्थानीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। स्थानीय शासन में संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया, सही बात है। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमरगुजारी, ये सैन्य व्यवस्था देखता था, और ये जो राजस्व वगैरह होता था वो देखता था, ये किसानों का मित्र भी इसे कहा जाता था, ठीक है। तो फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था, सही बात है भाई, तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। ये क्या है आपका, 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, सही बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बिना पूछे ही शामिल कर लिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी विरुद्ध घोषित करने के निर्णय को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए और आर, ए हो इसमें सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है। और जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था तो उसमें 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, किसने, मुस्लिम लीग वालों ने। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया, सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही नवाचारी किस्म का था, तो वो चीन के जो थे राजा चंगेज खां और काई खातो ईरान के थे, वहाँ से सीख भूख लेकर उन्होंने कुछ नया चीज़ शुरू किया था, ठीक है। और उसमें सांकेतिक मुद्रा भी था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये सब नहीं, ये उसने सेना के लिए किया था, बाहर कोई व्यापार करना कोई उसका मकसद नहीं था। तो ये गलत हो जाए, ये सही है और आर गलत है, कौन सा हो जाएगा इसमें, ये है क्या इसमें, ये सही है परंतु आर गलत, सी देखिए ना, सी, ये सही आर गलत है, सी। तो उसकी जो पूरी योजना थी ना वो सेना को लेकर होती थी, अब उत्तर अफ्रीका से कहाँ व्यापार करने सोचेगा वो। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, बिल्कुल गलत है। ये इक्ष्वाकु जो थे ना वो बौद्ध मत के मतलब विरोध में नहीं थे, ये गलत हो गया, ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध के मत के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये केवल दो, अगर सही पूछ रहा है तो केवल दो हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इक्ष्वाकु विरोधी थोड़े थे बौद्ध मत के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में वेतन स्कूल स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल से सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनवाए थे, ये बनवाए, सती प्रथा पर वो बनवाए थे, राजा राम मोहन राय बनवाए थे, बल्कि केशव चंद्र सेन ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये सती प्रथा वाला ये गलत हो गया, ये तो दो सही है, एक और दो सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक और दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 45, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। अरे फाहियान तो गुप्त काल में आया था ना, ये तो पहला ही गलत हो गया, ये गुप्त काल में आया था वो, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में।
चीनी या तीर्थयात्री हेन स्वांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये भी गलत है भाई, कहाँ बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी था वो। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए, दोनों नहीं सही है। और पूछ रहा है कि कौन सही है, कौन सा एक सही है, तो कोई नहीं सही है, दोनों गलत है। ये यहाँ पे हो ना, क्या पूछा है? हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं सही है। नीचे दिए वक्तव्य, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, इनमें से एक कथन का ठीक है जी। सलून नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी धारण की, ये तो सही है। वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। हर कोई जो रहेगा वही बचाना चाहेगा, तो ये सही हो जाए दोनों। ये तो हलवा टाइप है, ये तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे सही हो जाएगा। तो ये ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 43 निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य हैं। ठीक है, वही करना है, यहाँ पे वही करना है। क्या दिया हुआ है? शाह आलम द्वितीय, ये अली गौहर था जिसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। सही बात है, क्योंकि इसका जो वजीर था बहुत ही खतरनाक था, वो इसको अपने उसमें घुसने ही नहीं देना चाहता था। ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ये नहीं, उत्तर पश्चिम का भय नहीं था, इसका वजीर ही जो था उसे घुसने इसको नहीं दे रहा था। तो ये तो सही है, लेकिन ये आर गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही लेकिन आर गलत है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नहीं, शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर का समकालीन था। ठीक है। शेख नसीरुद्दीन शिया का, ये भी सही है क्या? कूट वाला है, तो ये कूट वाला है। ठीक है, और देखते हैं। और ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है। ये औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नहीं, ये क्या था? ये अकबर था ना, शेख सलीम चिश्ती का। तो एक गलत हो गया और 3 गलत हो गया। क्या पूछा है? कौन कौन सही है? 1 और 3 हटा दीजिए, 2 और 4, यानी डी सही हो जाएगा। देखा डी, ऐसे ऐसे करते हैं सॉल्व स्टाइल से। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति का सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की। देखिए, मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, 2 ही चीज़ें पढ़ के मैंने ये कंफर्म कर दी। ठीक है, बाकी मैंने और पढ़ा ही नहीं था। तो अगर आप जो जानकारी है और कूट से मिलाते हैं तो कूट से चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं और चीज़ें सही हो जाती हैं। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में दिखाया जाता है। बिल्कुल दिखा सकते, सैनिक ही होते थे भाई, उनको और चीज़ें दे दी जाती थी, जाओ तुम वहाँ पे देखो, और वहाँ से वो लोग क्या करते थे, उपहार वगैरह चीज़ें या और जो चीज़ें होती थी वो लेकर आते थे। तो सैनिक अभियानों में ही जो फ्यूडल सिस्टम था वो देखा गया। ठीक है। गुप्त काल में सामंती और सिकंदर के समय से क्या हुआ, ये ज़्यादा चलन में आया था। ये गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार, वो सही बात है। गुप्त काल में देखो उपाधियाँ होती थी महाराजा धीराज, यानी कि महाराज के ऊपर ही महाराजा धीराज, यानी कि जो महाराजा धीराज था वो अपने सैनिकों को दे दिया था, जाओ भाई तुम राज करो, और वो लोग भी महाराज की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, इससे साबित होता है कि भाई सामंती व्यवस्था गुप्त काल में और बढ़ी हुई थी। तो सही हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन ये क्या है? ये देखिए, लेकिन कथन है, लेकिन ये इस कथन का देखिए ये इसका वो नहीं होता, व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसकी चीज़ की व्याख्या ये नहीं कर रहा कि ये क्यों हुआ ऐसा। तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने किसने का? विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा हुआ है। आनंद भट्ट, ठीक है, बकीम इसने लिखा हुआ है। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो ने लिखा हुआ है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, लिखे को रट्टा मार लीजिए। ये नहीं याद रहेगा फिर मिलाएंगे फिर आप। ठीक है, तो एक क्या करें, ऐसे मिलाएंगे। मान लीजिए ये पहला वाला याद होगा, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो आप विनायक दामोदर सावरकर का याद होगा। ए का 4 मिलाएंगे पहले आप, क्या देखिए ए का 4, तो 2 चीज़ें फंस गई, यहाँ फंस गया। फिर आप ये आनंद मठ वाला भी कई लोगों को याद होगा, तो ए बी का 3, ए का 4, और अब देखिए 2 फंस गया ना मामला। ये कभी ऐसा होता है, देखिए ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब जब तक आपको दोनों ये नहीं याद होगा, लाइफ डिवाइन किसने लिखी है चाहे साधना किसने लिखी है, तब तक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों में जहाँ 2 आप छांट ले जाए, मार देना चाहिए। ठीक है, याद रहे चाहे ना याद रहे, हम तो मार के चले आते हैं। ठीक है, बाकी 50 सवाल हो गए। ठीक है, और सवाल 150 सवाल है। 50 सवाल अभी हो गए, फिर 50 सवाल किसी और दिन सॉल्व कर लेंगे, फिर 50 सवाल किसी और दिन सॉल्व कर लेंगे। 150 सवाल पूरे हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है। ऐसे पढ़ाएंगे तो हो गया काम। चलिए फिर देखते हैं फिर भी कैसे सॉल्व करते हैं। और ये PDF जो है बहुत अच्छा PDF है,
इसमें व्याख्या भी अच्छी खासी है और सवाल बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं जो आपने जैसा आपने देखा होगा। इसको आप ले लेंगे आराम में प्रश्न से आपको वहाँ मिल जाएगा PDF। शायद 99 का है, 99 में सारे विषयों के PDF आपको विथ ओवरऑल फुल लेंथ टेस्ट भी किया जाएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ इतिहास का है ना, भूगोल का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, भूगोल में भी भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल अलग है, तो ऐसी चीज़ें हैं तो आपको मिल जाएंगी, आप लोग चाहेंगे तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।